आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तेरा फितूर भाग 10। मैंने कहा ना अनमोल, मैं अपने बच्चे को हर बुरी शय से दूर रखना चाहती हूँ। आज तूने मेरी नजरों में अपनी इज्जत खो दी है और सक्षम ने बना ली है। अगर वो चाहता तो तुझे मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। ये फर्क होता है एक पढ़े लिखे और जाहिल इंसान में। ये सुनकर अनमोल को गुस्सा आ गया। इतना ही सक्षम पसंद आ गया है तो दीक्षा की जगह त्यों क्यों नहीं चली जाती उसके पास। वाह, तेरी इस बात ने तो मुझे और भी खुश कर दिया। मैं उसे भाई मानती हूँ अपना। जब बच्चा होगा तो उसे अपने मामा से मिलवाने जरूर लेकर जाऊंगी। ऋतु, तू दीक्षा की वजह से हमारा रिश्ता खराब करके अच्छा नहीं कर रही। याद रख, बहुत पछताएगी। इस रिश्ते को दीक्षा ने नहीं, तूने खराब किया है। तू सक्षम को तमीज से शादी के लिए मना कर सकता था, लेकिन तू उसे जाहिलों की तरह पीट रहा था। चल माना तुझे गुस्सा आ गया था, तो अपना गुस्सा निकालने के लिए एक थप्पड़ मार देता। पर तू तो उसे जान से मारने पर उतारू हो गया था। इस तरह का व्यवहार मेरी बर्दाश्त से बाहर है अनमोल। अनमोल अभी भी कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था, और ऋतु उसके इस रूप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। दीक्षा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी कमरे में कि अनमोल आ गया और उसे सुनाने लगा। तेरी वजह से ऋतु अपने मायके जा रही है, मुझसे बात नहीं कर रही है, वो प्रेग्नेंट है। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के बजाय हमारी आपस में लड़ाई हो रही है। ये सुनकर दीक्षा हंसने लगी। देखा, यही होता है कर्मा। तूने मेरी लव स्टोरी में रोक लगाई, भगवान ने तेरी लव स्टोरी पर रोक लगा दी। वैसे बाप बनने की बहुत बहुत बधाई। भगवान करे तुझे बेटा ही दे, क्योंकि बेटी का बाप बनने लायक तू है नहीं। दीक्षा, तमीज से बात कर। कल की मार भूल गई है क्या? वो तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी और न सक्षम को भूलने दूंगी। देखा, मेरा होने वाला पति कितना शरीफ है, जो उसने तेरा मान रखा, और एक तू है जिसने अपनी इज्जत कल मेरी नज़रों में खो दी। आगे से तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। आज से मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहन का रिश्ता तो तूने ख़त्म कर दिया। बीवी तेरे मायके चली जाएगी, जा अपनी मम्मी के पास जा। अब वही तेरी नैया पार लगाएगी। अनमोल का दिल तो कर रहा था कि उसे एक लगा दे, लेकिन पापा जी घर पर थे, इसीलिए चुप रह गया। वो बाहर आए तो पापा जी अखबार पढ़ रहे थे। उसने पापा जी को नमस्ते कहा और नाश्ता करने बैठ गई। सक्षम कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। तेरी मम्मी से भी पूछा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी ट्रेन तो आज की थी ना, सो रहा है क्या? पापा जी, कल रात को मम्मी और अनमोल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर वो एकदम हैरान रह गए और अनमोल की तरफ देखने लगे। पापा जी, अपने लाडली से पूछिए कि मैंने उसे बाहर क्यों निकाला। तू मुंह खोलेगी कि मैं सच बताऊं? दीक्षा ने रोने वाला मुंह बना लिया। पापा जी, आपको अपनी दीक्षा पर भरोसा है कि नहीं? मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर पुत्र। बोल, बात क्या है? पापा जी, आपको मेरी कसम है, मेरी बात पूरी होने से पहले बीच में टोकेंगे नहीं और मुझे मारेंगे भी नहीं। मम्मी और अनमोल ने कल मुझे बहुत बुरी तरह मारा था। ये देखिए, मेरे हाथ और मुंह पर निशान। उसके चेहरे पर निशान देखकर तो उन्हें गुस्सा ही आ गया था। उन्होंने सिर्फ तीखी नजरों से अनमोल को देखा और उसे मम्मी को बुलाने के लिए कहा। हाँ बोल दीक्षा, बात क्या है? पापा जी, सक्षम यहाँ सेमिनार के लिए आया था। अब उसे मैं अच्छी लगी होंगी। उसने कहा, दीक्षा, मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, इस बारे में मुझसे बात करने की बजाय ये बात तो मम्मी पापा जी से कर। जो वो कहेंगे मैं वही करूँगी। मैंने उसे इसलिए नहीं डांटा क्योंकि वो पीएचडी फर्स्ट क्लास है, ऊपर से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और साथ में ठाकुर। पीएचडी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और साथ में दिमाग भी लगाना पड़ता है। शरीफ पढ़ाकू लड़का ही इतनी पढ़ाई कर सकता है। हम लोगों की पढ़ाई तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। और ठाकुर सिंह कितनी ऊंची जात मानी जाती है। शक्ल तो देखी ही है आपने। जो लड़का हर चीज में टॉप पर हो, उसे कैसे थप्पड़ मारकर मना कर देती। उस बेचारे ने शराफत दिखाते हुए मंदिर में पहले माता रानी से और फिर मम्मी से शादी की बात की। मम्मी ने घर आते ही मेरे मुंह पे इतना कसकर थप्पड़ मारा कि मेरी चीख निकल गई। और फिर अनमोल ने सक्षम पर लाते घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। वो बेचारा चुपचाप मार खाता रहा। इससे इसको भी शांति नहीं पड़ी। इसने उसका गला पकड़ लिया और कसकर मारने के लिए। मैं और ऋतु नहीं रोकते तो ये उसे जान से मार देता। पापा जी, अनमोल ने मेरे बाल भी खींचे थे बहुत जोर से। ये तो मुझे भी मारने वाला था। ऋतु अगर इसे अपनी कसम नहीं देती तो ये मुझे भी मार डालता। मुझे समझ नहीं आया पापा जी, इसमें सक्षम का क्या कसूर था? अगर वो आवारा लड़का होता तो शादी की बात क्यों करता?
वो इकलौता बेटा है और उसके पिता भी नहीं है। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी माँ का क्या होता? ऋतु अनमोल की गुंडागर्दी से इतनी नाराज है कि वो अपने मायके जा रही है। एक खुशखबरी है पापा जी, आप दादा बनने वाले हैं। अभी जब अनमोल मुझे कमरे में धमकाने आया था तब उसने मुझे ये बात बताई। 1 मिनट रुकिए, वो रसोई से जाकर चाकू ले आई। अगर आपको लगता है कि मम्मी और अनमोल ने जो किया वो सही है तो मुझे मार दीजिए, जैसे ऑनर किलिंग वाली फिल्में होती हैं ना। माँ बाप अपने बच्चों को लव मैरिज के चक्कर में मौत के घाट उतार देते हैं। दीक्षा ने अपने तरीके से अपनी प्रेम कहानी सुना दी थी। अनमोल और मम्मी उसे गुस्से से देख रहे थे और पापा जी उन्हें। पापा जी ने पहले दीक्षा की मम्मी और अनमोल की क्लास लेनी शुरू कर दी। उनके डांटने की आवाज़ सुनकर ऋतु भी नीचे आ गई थी। इतना बड़ा घर में तमाशा हो गया शशि, और तूने मुझे फ़ोन करके बताने की ज़रूरत नहीं समझी? ऊपर से रात को जब घर आया तब भी मुंह सिलकर बैठी रही। तेरी दीक्षा को मारने की हिम्मत कैसे हुई? आज तक मैंने उसे डांटा नहीं और तूने उस पर हाथ उठा दिया। मेरी बच्ची जो इंजेक्शन लगने के दर्द से इतना फूट फूट कर रोती है, कल तेरे थप्पड़ से कितना रोई होगी। लड़की का पूरा गाल सूजा हुआ है। लगता है घर के मुखिया की जिम्मेदारी तुम दोनों माँ बेटों ने हथिया ली है। सक्षम पर हाथ उठाने की क्या ज़रूरत थी? ऊपर से तूने जान से मारने के लिए अनमोल उसका गला पकड़ लिया। और शशि, तूने अपनी नालायक औलाद को रोका तक नहीं। गली का गुंडा है क्या तू? अगर कल को उसको कुछ हो जाता तो कौन उसका जिम्मेदार होता? शरीफ लड़का है जो पकड़कर तुझे मारा नहीं। अगर तेरी पुलिस में रिपोर्ट कर देता ना तो तू अभी जेल में होता और हम तुझे छुड़ाने के लिए स्टेशन के चक्कर काट रहे होते। तुझ पर पुलिस केस लग जाता, करियर खराब हो जाता। तुझसे और तेरी माँ से समझदार तो मेरी दीक्षा और ऋतु हैं। ये सुनकर ऋतु भावुक हो गई थी और दीक्षा खुश। उसके दिल को तसल्ली मिल रही थी माँ बेटे की कंपनी को डांट खाते हुए देख। अनमोल, तेरी शादी मैंने ऋतु से दीक्षा के कहने पर की थी, ये बात याद रखियो। आगे से दीक्षा पर कोई हाथ नहीं उठाएगा और ना ही मेरी गैर हाजिरी में कोई इस घर का मुखिया बनने की कोशिश करेगा। शशि, माँ का काम होता है बेटे को सही अकल देना, ना कि उसे गलत काम करने के लिए शय देना। वो रोते हुए बोली। दीक्षा का चक्कर उस लड़की के साथ बहुत समय से चल रहा था। अब जब माँ को बेटी की करतूतों के बारे में पता चलेगा तो गुस्सा तो आएगा ना। इसे समझा रही थी और ये जुबान पर जुबान लड़ा रही थी। मारती नहीं तो क्या करती? अब अपनी बेटी को मारने का हक भी नहीं है मुझे। इसकी तो आदत है शुरू से हर बात को नमक मिर्च लगाकर बताने की। मैंने और अनमोल ने इसे मारा, पर यह नहीं बता रही कि ये खुद क्या कर रही थी। उस लड़के से चिपकी हुई थी। पापा जी, मम्मी ने मुझे इतनी तेज़ थप्पड़ मारा था कि मेरी चीख निकल गई थी। सक्षम सामने खड़ा था। खुद को बचाने के लिए मैं उसके पीछे छुप गई थी। आपको अपनी बेटी को मारने का हक है, लेकिन दूसरे के बेटे को मारने का हक आपको किसने दिया? देख ली इसकी ज़ुबान कैंची की तरह चलती है। बस इसी वजह से गुस्सा आ गया था। ससुराल में ऐसे ज़ुबान लड़ाएगी ना अपनी सास के साथ तो सास एक दिन भी ससुराल में टिकने नहीं देगी। कल को ये सक्षम के साथ भाग गई तो उसका दोष मेरे सर पर मत मढ़िएगा। अगर आपको सक्षम इतना ही पसंद है तो उसे फ़ोन करके बुला लीजिए और दोनों की सगाई करवा दीजिए। मुझे कोई समस्या नहीं है। अनमोल चुप था, कुछ बोला नहीं। पापा जी ने सख्त आवाज़ में सबसे कहा, सक्षम और दीक्षा के साथ जो भी गलत व्यवहार हुआ मैं उसके खिलाफ हूँ। ऋतु, ये जितना अनमोल और दीक्षा का घर है उतना ही तेरा भी है। इससे नाराज़ होकर मम्मी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ नहीं रहना तो नीचे वाले कमरे में रह ले। दीक्षा, अब तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तेरी और सक्षम की शादी नहीं हो सकती, इसीलिए इस मामले को अब यहीं ख़त्म किया जाए। मुझे फालतू का तमाशा नहीं चाहिए घर में। दीक्षा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऋतु को इस बात की तसल्ली थी कि पापा जी इस मामले को समझदारी से हैंडल कर रहे हैं। माँ बेटे की कंपनी पापा जी के डांट से दुखी तो थी, लेकिन उनके जवाब से खुश थी। पापा जी के फैसले के बाद अनमोल ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। मम्मी रसोई में और दीक्षा दिमाग के घोड़े दौड़ाने में। उसने मन ही मन गणित लगाने के बाद कहा, पापा जी मुझे कॉलेज जाना है। अब इस सक्षम के चक्कर में मैं अपना कॉलेज जाना तो नहीं छोड़ सकती ना। अनमोल वैसे ही कल रात मुझसे मेरा फ़ोन ले चुका है। मेरी चौकीदारी के लिए आप रमेश को पूरे दिन मेरे कॉलेज के बाहर खड़ा रख सकते हो। वैसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो ठहरा मुंबई में और मैं दिल्ली में। एक बार उसे मार खाकर अकल आ गई होगी। बेचारा मुफ्त में मारा गया। खैर, अब इन फालतू के चक्करों में पड़कर मैं अपनी पढ़ाई का आखिरी साल ख़राब नहीं करना चाहती। आप कहीं तो कॉलेज चली जाऊँ मैं। अनमोल मन ही मन बोला, नौटंकी कहीं की, ज़रूर कॉलेज के बहाने सक्षम से मिलने जाएगी। पापा जी के जवाब देने से पहले अनमोल बोल पड़ा, पापा जी आज सक्षम की ट्रेन है मुंबई की,
क्या भरोसा ये कॉलेज बंक करके उससे स्टेशन पर मिलने चली जाए, या फिर वो जाने से पहले इससे मिलने कॉलेज पहुंच जाए। आज के दिन कॉलेज नहीं जाएगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। पूरा दिन कौन इसकी चौकीदारी करते बैठेगा। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। कुछ सेकंड सोचने के बाद, अनमोल ठीक कह रहा है दीक्षा, आज के दिन घर पर आराम कर ले, कॉलेज कल चली जाइयो। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहें। वो अपने कमरे में जा ही रही थी कि मम्मी ने रोक लिया। कमरे में कहाँ चली? दोपहर के लिए खाना बनाना शुरू कर दी। तेरे पापा जी आज टिफिन साथ लेकर जाएंगे। कपड़े बदल कर आ रही हूँ। तब तक ये सोच कर रखो कि खाना क्या बनाना है। पापा जी, उस लड़के के चक्कर में कल मम्मी ने मुझे मारा। आपने आज कॉलेज नहीं जाने दिया और अब मम्मी मुझसे खाना बनवा रही हैं। आखिर कसूर क्या है मेरा? अपनी इकलौती बेटी को टॉर्चर करके ही मारना है तो ऐसे ही मार दो ना। मेरी भी एक बात सुन लो, अगर मुझसे अभी खाना बनवाया तो शाम को मैं रसोई में पाँव तक नहीं रखूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। दीक्षा ने अन्याय ना सहा और ना कभी सहेगी। पापा जी दीक्षा का पक्ष लेने लगे। शशि, रोज तो खाना तू बनाती है, आज मेरी दीक्षा के पीछे क्यों पड़ गई है? तो किसके पीछे पड़ूं? ये तू अपनी मम्मी के यहाँ जा रही है। मेरे पेट में कल रात से गड़बड़ हो रही है। सुबह उल्टी भी आई थी। पता नहीं कैसी बर्फी खरीदी थी उस सक्षम ने कि उसे खाने के बाद से पेट ठीक नहीं है। दीक्षा मन ही मन खुश होते हुए बोली, थैंक यू बाबा जी, सबको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। ओहो, मम्मी तो ये बात पहले बतानी थी ना। कोई बात नहीं, खाना मैं बना दूंगी दोनों टाइम का। आप जाकर कमरे में आराम करो। ये देखकर पापा जी खुश हो गए। देखा मेरी दीक्षा कितनी अच्छी है, तो उससे मार खाने के बाद भी तेरी सेवा कर रही है। उसकी मम्मी कोई प्रतिक्रिया दिए बिना ही कमरे में चली गई। दीक्षा जोरों शोरों से खाना बनाने में जुट गई थी। आज से पहले कभी इतने जोश से उसने खाना नहीं बनाया था। एक तरफ रोमांटिक गाने चल रहे थे और दूसरी तरफ खाना बन रहा था। कौन कहेगा उसे इतना खुश देखकर कि कल घर में कितना खतरनाक तमाशा हुआ था। उसके पापा जी मन ही मन सोच रहे थे, दीक्षा को देखकर लग तो नहीं रहा कि इसका सक्षम के साथ इसने कोई लड़ाई भी नहीं की उसके लिए। मेरी सारी बातें चुपचाप मान ली। अब वो लड़का इससे शादी करना चाहता है तो इसमें इसकी क्या गलती? बेकार में शशि ने इसे थप्पड़ मार दिया। दीक्षा ने 11 बजे तक टिफिन बनाकर पापा जी को दुकान के लिए रवाना कर दिया था। माता जी की उल्टी करते हुए देख उसने उल्टी की गोली खिला दी थी, साथ में नींबू पानी भी बनाकर पिला दिया था। उनके सोते ही वो घर से बाहर निकल गई। सक्षम स्टेशन पर कुर्सी पर बैठा बैठा ऊँघ रहा था। शक्ल की हालत बुरी हो रखी थी, शरीर दर्द कर रहा था। बस स्टेशन के बाथरूम में जाकर जैसे तैसे कपड़े बदल लिए थे। अचानक से वो नींद में से झटके से उठा और अपने कंधे के ऊपर एक लड़की के हाथ को देखकर वो उठ खड़ा हो गया और हड़बड़ाते हुए बोला, कौन है आप और मेरे कंधे पर हाथ किस खुशी में रखा है? आप मुझे पसंद आ गए हैं। कल रात से मेरी नज़र आप पर बनी हुई है। मुझसे शादी करेंगे आप? पागल हो गई हैं क्या आप जो फालतू की बकवास कर रही हैं? वैसे ही मेरा दिमाग इस समय ठिकाने पर नहीं है। फालतू की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। क्यों, क्या हुआ? गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया या उसके घर वालों से पिटकर आए हैं? सक्षम के वैसे ही सर में दर्द हो रहा था। वो उठकर वहां से जाने लगा, तभी पीछे से आवाज आई, सक्षम पलट। दीक्षा ने दुपट्टा चेहरे से हटाया और उसे देख मुस्कुराने लगी। उसे देखकर तो सक्षम की पांछें खिल उठी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या प्रतिक्रिया दे। वो बस उसे देखे जा रहा था। आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने हल्के से उसे साइड हक किया। तू यहाँ कैसे दीक्षु? तूने तो मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया। उसने एक ही सांस में सारी कहानी सुना दी। सक्षम, मेरे पास रुकने का समय नहीं है। मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ, मैंने बनाया है। सुन, मैं नए फ़ोन का इंतज़ाम जल्दी कर लूँगी, तू परेशान मत होना, मुझ पर भरोसा रखना। दीक्षा कोई भी तिगड़म लगाकर मुझे अपना पति बना ही लेगी, पर अगर कल की मार से तेरे हौसले पस्त हो गए हों तो तू ऋतु को फ़ोन करके बता देना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अभी फैसला सुनाने के लिए इसीलिए नहीं कह रही क्योंकि तू इस समय कुछ सोचने की हालत में नहीं है। इस बात के अलावा कोई और बात करने के लिए उसे फ़ोन मत करना। आई लव यू सक्षम सिंह ठाकुर। तेरा प्रपोजल इस दुनिया का सबसे रोमांटिक प्रपोजल था और तेरे हाथों का बना चकली चिवड़ा मेरे लिए हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा अनमोल था। सॉरी, मैं तुझे कल अनमोल से बचा नहीं पाई। उसने मेरे बाल बहुत ज़ोर से खींचे थे। उसका ध्यान उसके गाल पर गया जिस पर अब भी उसकी मम्मी की उंगलियों के निशान थे। उसका गला बोलते हुए आंसुओं से भारी हो गया था। तू अब घर जा दीक्षु, मेरा फैसला सुनती जा। दीक्षा सक्षम की है और हमेशा रहेगी। तेरा सक्षम कोई भी तिगड़म लगाकर तुझे अपनी बीवी बना ही लेगा। ये तोता, सफ़ेद गोवा, मिक्की माउस, पिकाचू सिर्फ मेरा है। रेलवे स्टेशन पर थे, प्यार से उसे चूम तो सकता नहीं था,
बस उसके गाल को हल्का सा छुआ और उसे ऑटो में बैठाकर घर के लिए रवाना कर दिया। इस बात ने उसे भावुक कर दिया था कि उसके छोटू कितना तिगड़म लगाकर उसे यहाँ मिलने आया, और यही नहीं, साथ में खाना बनाकर भी लाया था। दीक्षा घर पहुंचते ही सबसे पहले मम्मी के कमरे में गई। देखा तो वो चैन की नींद सो रही थी। उसने मन ही मन कहा, बाबा जी, मैंने मम्मी को गलत दवाई नहीं दी है, बस उल्टी की नींद वाली दवाई दी है, जो एक बार डॉक्टर ने मुझे दी थी। कल इतना हंगामा किया मम्मी ने, अब थोड़ा आराम तो बनता है ना। दीक्षा मन ही मन मुस्कुराई और आगे की योजना बनाने में लग गई। दीक्षा के मिलने आने से सक्षम के मायूस दिल को थोड़ी राहत मिली थी, साथ में थोड़ी हंसी भी आ रही थी। उसके ड्रामों के बारे में सोच सोच कर बड़ा क्यूट सैंपल बनाया है भगवान ने उसके लिए। वो खराब से खराब परिस्थिति में भी उसके होठों पर मुस्कुराहट ले ही आती थी। उसके होते हुए उसे अपनी प्रेम कहानी सक्षम के दीक्षा के फ्लॉप होने की चिंता नहीं थी। उसे यकीन था दीक्षा कोई न कोई तिगड़म लगाकर हारी हुई बाजी को जीत ही लेगी। मन ही मन बोला, मेरी बाजीगर दीक्षा। उसका नाम लेते ही ऐसा लगता था जैसे रसमलाई खा ली हो, मुंह में एकदम मिठास सी भर जाती थी, और फिर दिल उसकी याद में और तड़पता था। खैर, स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी थी और वो अपनी सीट पर विराजमान हो चुका था। मूड तो पहले से बेहतर था, बस मम्मी की प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। उसके सर पर चोट देखकर कहीं वो तूफान ना मचा दे और उसका जिम्मेदार उसके छोटू को ना ठहराए। यही सोचते सोचते सो गया था। रात को 8 बजे आँख खुली। बैग से दीक्षा का दिया टिफिन निकाला और खाने लगा। दाल, आलू गोभी की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद सब दिया था, और साथ में एक नोट भी लिख कर दिया था, जिसमें लिखा था, सक्षम की दीक्षा उसके होने वाले बच्चों की मम्मी है, अपने मन की बॉस, नहीं सहती किसी की धौंस। अगर उसे काबू में करना है तो देनी पड़ेगी प्यार की हैवी वाली डोज। ये पढ़ते ही सक्षम जोर जोर से हंसने लगा और आसपास बैठे लोग उसे घूरने लगे। इस बात का एहसास होते ही लोग उसे घूर रहे हैं, वो चुपचाप खाना खाने में लग गया। रात भर वो नोट उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाता रहा। कुछ देर के लिए वो अपनी सारी तकलीफें भूल गया था। सुबह घर पहुंचा तो मम्मी स्कूल गई हुई थी। अपने घर पहुंचकर लगा जैसे जन्नत में आ गया हो। पहले तो जी भर कर नहाया, फिर कॉर्नफ्लेक्स खाकर सो गया। सीधे आंख मम्मी के आने पर ही खुली। उन्होंने आते ही ताने मारने शुरू कर दिए। उनका ध्यान अभी तक उसके सर पर लगे बैंडेज पर नहीं गया था। ससुराल वालों ने लगता है दामाद से 2 दिन लग कर काम करवाया है, जो अभी तक तू औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ा है। ऐसी क्या थकान जो अभी तक सो रहा है? रात को ट्रेन में नींद पूरी नहीं हुई थी क्या? अब छुट्टी हो ही गई थी तो सोचा आराम ही कर लूं। क्या हुआ? हाँ, वो लोग मान गए कि नहीं? सक्षम ने लेटे लेटे जवाब दिया, अभी दिल्ली दूर है। ये सुनकर उन्होंने राहत की सांस ली। चल, इसी खुशी में चाय बनाकर पिला दे। आज ही लड़का घर आया है और आज ही चाय बनवा रहे हो? ये क्या बात हुई मम्मी? लड़का सुबह से सो रहा है और माँ स्कूल से थकी हारी आ रही है। ऐसे में तेरा फर्ज है कि माँ को चाय बनाकर पिलाएं। चलो, जल्दी से खड़ा हो। जैसे ही वो उठकर खड़ा हुआ, मम्मी का ध्यान उसके सर पर लगी बैंडेज पर गया। उनका दिमाग घूम गया। वो पास आकर उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। उन्होंने गुस्से में पूछा, ये चोट कैसे लगी तेरे सर पर? रास्ते में गिर गया था, उसी वजह से सर पर पत्थर लग गया। टेंशन मत लो, गहरी चोट नहीं है। वो उसके हाथों पैरों को मुआयना करने लगी। वो उसकी शारीरिक हालत देखकर समझ गई थी कि वो ससुराल से पिटकर आया है। उनका गुस्से में खून जल रहा था। मार खाकर ही आया है कि मारकर भी आया है? बड़े ही कमीने किस्म के लोग निकले ये तो। एक अकेले लड़के को मारने में इन्हें शर्म नहीं आई? किसने तुझ पर हाथ उठाया? बोल। अनमोल ने या उसके बाप ने? उसने धीरे से कहा। अनमोल ने। पापा जी घर पर नहीं थे। पापा जी घर पर नहीं थे तो मम्मी जी तो थी। वो क्या कर रही थी? उन्होंने अनमोल को रोका नहीं। और तेरी दीक्षा? मुंह चलाने में दिमाग चलता है बस उसका। ज़रूर डर के मारे सारा इल्ज़ाम तुझ पर डालकर अपनी माँ के पीछे दुबक कर खड़ी हो गई होगी। उसे तुझसे ज़रा सा भी प्यार होता ना, मैं तुझे बचाती, अनमोल को रोकती। बहुत ही घटिया लड़की है। ऐसी चारों लड़कियों से मुझे सख्त नफरत है। इससे पहले कि वो उसे गाली देती वो बोल पड़ा, वो चारों लड़की नहीं है, इस दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की है। मेरी वजह से उसकी मम्मी ने पहली बार उस पर हाथ उठाया। इतनी जोर की थप्पड़ मारा था उसे कि उसकी चीख निकल गई थी। अभी तक उसके चेहरे से उसकी मम्मी की उंगलियों के निशान गए नहीं हैं। जब मुझे बचाने बीच में आई तो अनमोल ने बहुत ज़ोर से उसके बाल खींचे। मुझे बचाने के लिए उसने बहुत बुरी तरह उसके हाथ को काटा था। उसने सबके सामने कहा कि दीक्षा सक्षम की है। वो अगले दिन छुपकर स्टेशन पर मेरे लिए खाना लेकर आई थी। मम्मी दीक्षा डरकर भागने वालों में से नहीं है, बल्कि डर के सामना डटकर खड़े होने वालों में से है। वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसी से शादी करूँगा।
वो अपने बेटे के हाल देखकर हैरान थी। उसके घर से पिटकर आने के बाद सक्षम जिस तरह से उसके बारे में बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई लड़ने के बाद उसे दीक्षा नाम का बहादुरी का मेडल मिला हो। उसके चेहरे पर पिटने का दुख नहीं था, बल्कि गर्व था कि वो इतनी बहादुर लड़की से प्यार में पिटा है। उनकी तो बोलती बंद हो गई थी उसे देखकर। उन्हें समझ नहीं आ रहा था प्यार में पागल अपनी औलाद से क्या कहें। ऐसा लग रहा था जैसे उसे प्यार के नाम पर दीक्षा नाम का भूत चढ़ गया हो। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, शाबाश बेटा, ऐसे ही प्यार में पिटकर मजनू का नाम रोशन करते रहो। लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। मेरे बेटे ने प्यार में नाम रोशन करने की ठानी है। अब से तेरे नाम के आगे प्रोफेसर लगने की बजाय मजनू सक्षम सिंह जाएगा। सक्षम मुंह बनाते हुए रसोई में चाय बनाने चला गया था। दीक्षा कॉलेज गई तो थी, पर दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसे अपने मजनू की याद सता रही थी। मन ही मन बोली, एक फ़ोन का ही तो सहारा था जो अनमोल ने छीन लिया। आजकल के समय में बताओ, फ़ोन के बिना भी कोई ज़िंदगी जी सकता है क्या? कोई ना कोई तिकड़म लगाकर फ़ोन उससे वापस लेना पड़ेगा। रात को उसने अनमोल का फ़ोन छुपा कर रख दिया था। वो परेशान होकर अपना फ़ोन ढूंढ रहा था। फिर अनमोल ने अपना दिमाग लड़ाते हुए कहा, ये सब दीक्षा की करामात है पापा जी। इसी के पास है मेरा फ़ोन। इससे कहो मेरा फ़ोन निकाल कर चुपचाप दे। इसके फालतू के ड्रामों के लिए मेरे पास समय नहीं है। मम्मी भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। पापा जी ने प्यार से दीक्षा से कहा, पुत्र क्यों परेशान कर रही है, जा जल्दी से जाकर उसका फ़ोन ले आ। अनमोल परेशान ऐसे हो रहा था जैसे मैंने उसका फ़ोन ना लेकर उसके मुंह से ऑक्सीजन पाइप ही निकाल लिया हो। 10 मिनट भी ये अपना फ़ोन के बिना नहीं रह सकता। 2 दिन से ज़बरदस्ती मेरा फ़ोन रखकर बैठा हुआ है। अब तो सक्षम मुंबई चला गया है। अब तो इसे मेरा फ़ोन वापस करने के लिए कहिए। मैं फालतू कामों के लिए फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। फ़ोन पर ऑफिस की ज़रूरी कॉल्स होती हैं। ज़्यादा होशियार मत बन। वो दिन भूल गया जब 24 घंटे छत के कोने में घुसकर फ़ोन पर ऋतु ऋतु करता रहता था। तेरा प्यार प्यार है और बाकियों का बेकार है। पापा जी, अगर मुझे उससे सच में बात करनी होगी तो बाहर पब्लिक फ़ोन की कमी नहीं है। बाहर किसी भी दुकान से कर लूँगी या फिर किसी सहेली के फ़ोन से उससे बात कर लूँगी, पर मैं ऐसा करूँगी नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सक्षम के अलावा और भी काम है। आजकल फ़ोन के बिना कुछ होता नहीं है, इसीलिए मुझे मेरा फ़ोन वापस चाहिए। दिलवाइए इससे। ऐसा व्यवहार तो बंटी के घर वाले उसके साथ नहीं करते जो इस घर में मेरे साथ हो रहा है। अगर आपको ऑनर किलिंग वाला परिवार बनना ही है तो मुझे बता दीजिए, मैं ही आत्महत्या कर लेती हूँ। इससे आप लोग मुझे मारने के पाप से भी बच जाएंगे। हद ही हो गई है ये तो। एक लड़के के चक्कर में आप लोग मुझसे मेरी आज़ादी छीनने में लगे हुए हैं। ऋतु चुपचाप खड़ी सुन रही थी। उसने उसका पक्ष लेते हुए कहा, पापा जी, दीक्षा सही कह रही है। सक्षम से उसकी शादी करनी है या नहीं, ये आपका फैसला है। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर इस घर की बेटी होने के नाते ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर उसे कोई गलत काम करना ही होगा तो वो कोई भी तरीका निकाल कर लेगी। हम कहाँ तक उसके पीछे भागेंगे। जिस बात को जितना रोका जाए वो उतनी ही पनपती है। बाकी आप लोगों की मर्जी। ये सुनकर दीक्षा भावुक हो गई थी। कुछ देर से सोचने के बाद पापा जी ने अनमोल से कहा, दीक्षा का फ़ोन उसे वापस कर दे। उसने कमरे में से फ़ोन लाकर उसके हाथ पर रख दिया। दीक्षा ने झट से अपना फ़ोन उठा लिया। वो पापा जी को थैंक यू बोलकर कमरे में ही जा रही थी कि उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, पुत्र कोई ऐसा काम मत करियो जिससे मेरा सर नीचे हो। पापा जी आप भरोसा रखिए, मैं भागकर शादी नहीं करूँगी। आपके और बाबा जी के आशीर्वाद से ही करूँगी। फिलहाल इस समय मेरे लिए मेरी पढ़ाई ज़रूरी है। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ मेरा करियर है, शादी नहीं। दीक्षा ने अपने दिल की बात कह दी थी। अब समझने वाले की समझ पर निर्भर था वो इस बात का क्या मतलब निकालता है। सक्षम ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। उसे टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स तक सब घूर घूर कर देख रहे थे। संतोष सर ने चुटकी लेते हुए कहा, बाबू ये सर पर चोट कहाँ से लगवा लाए हो? तुम छुट्टी मनाने गए थे या किसी से भिड़ने? रास्ते में पत्थर पड़ा था, टकरा कर गिर गया था। मैंने आपको बता दिया है, अब आप सबको बता दीजिएगा। वो तो हम कर ही देंगे। अपनी गोपियों को तुम ही बताना, हम नहीं बताएंगे। 2 दिन से बेचारी संजना स्टाफ रूम के चक्कर काट रही है ये जानने के लिए कि आखिर उसके सक्षम सर उसे बिना बताए छुट्टी पर कैसे चले गए। जानते हैं बच्चों का कितना नुकसान हो गया है पढ़ाई का। सारे सब्जेक्ट्स में एक फिजिक्स ही तो मन लगाकर पढ़ते हैं। अब उसमें भी सर बीच में छुट्टी लेकर घूमने चले जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? उनकी फालतू की बातें सुनकर सक्षम को गुस्सा आ रहा था। उसने प्यार से कहा, सर जब तक आप कॉलेज में हैं मुझे बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। फिजिक्स में तो स्टूडेंट्स का दिल रम चुका है। अब आप कुछ इस तरह से पढ़ाना शुरू कर दीजिए कि बच्चों का दिल केमिस्ट्री में भी लगने लगे। सिर्फ फिजिक्स पढ़कर तो वैसे भी उनकी नैया पार नहीं लगने वाली। जवाब देना अच्छे से सीख गए हो आजकल, सही राह पर हो।
किससे ट्रेनिंग ले रहे हो? सक्षम ये सुनकर मुस्कुरा उठा और चुपचाप क्लास की तरफ चल दिया। मन ही मन बोला, इस मामले में तो मेरी एक ही ट्रेनर है, मेरी दीक्षु। क्लास में पहुंचा तो सारे स्टूडेंट्स ने बड़े जोश से उनका स्वागत किया। सबके होंठों पर एक ही सवाल था कि सक्षम सर 2 दिनों तक कहाँ गायब थे। उसने सबके गुड मॉर्निंग का जवाब देते हुए कहा, मैं दिल्ली गया था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, जल्द ही हम शादी करने वाले हैं। ये सुनकर सभी सदमे में चले गए थे। बड़े ही आराम से उसने ये बात सबके सामने खुलकर कह दी थी। इस खबर ने तो सबको सरप्राइज ही कर दिया था। राहुल ने मजाक में कहा, सर ये आपको सर पर चोट उसी का नतीजा तो नहीं है? कहीं गर्लफ्रेंड के भाई से हाथापाई तो नहीं हो गई? यह सुनकर सक्षम गुस्सा होने की बजाय मुस्कुराने लगा। चलिए, मेरे बारे में तो बातें बहुत हो गई, अब फिजिक्स पर आते हैं। सबने अपनी अपनी किताबें खोल ली और पढ़ना शुरू कर दिया। संजना का ध्यान कहीं और था। रिया ने उसे कोहनी मारते हुए धीरे से कहा, क्या हुआ सक्षम सर की गर्लफ्रेंड वाली बात ने तेरे अरमानों पर पानी फेर दिया? नहीं, मुझे कौन सा उनसे शादी करनी है जो मेरे अरमानों पर पानी फेर जाएगा। मेरा इरादा तो कुछ और है। संजना के होंठों पर मुस्कुराहट देखकर वो उसकी बात का मतलब समझ गई थी। सक्षम ने ये बात जानबूझकर क्लास में कही ताकि संजना की फालतू हरकतों पर रोक लग सके। जब देखो मौका मिलते ही घूरने लग जाती थी। एक तो वो पहले से परेशान था, उस पर उसकी घूरती हुई नजरें परेशान कर देती थी। दीक्षा अच्छे बच्चों की तरह कॉलेज आ जा रही थी। फ़ोन भी उसके पास था, पर अभी तक उसने सक्षम को फ़ोन नहीं किया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फ़ोन करने के बारे में सोचती थी तो पापा जी की बात याद आ जाती थी कि पुत्र मेरा भरोसा मत तोड़ियो। बस यही सोचकर वो रुक जाती थी। शाम को बंटी घर आया तो उसे उदास देखकर उसकी उदासी की वजह पूछने लगा। क्या हुआ दीदी, आप उदास क्यों हो? तुझे पता तो है बंटी, फिर क्यों पूछ रहा है? तेरी मम्मी तो न्यूज़ चैनल है, घर में कहानी तूने सुन ही ली होगी। ये सुनकर वो हंसने लगा। पापा भी मम्मी को न्यूज़ चैनल कहकर चिढ़ाते हैं। दीदी, अब आपका और सक्षम भैया का क्या होगा? मैं भी यही सोच रही हूँ बंटी। पापा जी ने तो मना कर दिया है उससे बात करने के लिए, लेकिन मैंने उससे गौर प्रॉमिस किया है कि मैं उसी से शादी करूँगी। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। दीदी, मम्मी कहती है इस दुनिया में जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। पापा जी से तो बड़े भगवान जी हैं ना। अगर उनको आप दोनों की शादी से प्रॉब्लम होती तो वो आपको मिलाते ही नहीं। भगवान जी से क्या प्रॉमिस तोड़ोगे तो आपको पाप लगेगा, और पापा जी से क्या प्रॉमिस तोड़ोगे तो सिर्फ एक थप्पड़ पड़ेगा। अब आप सोचो आपको क्या करना है। वैसे मैं तो किसी से भी कोई प्रॉमिस नहीं करता। मम्मी वीडियो गेम खेलने के लिए मना करती है तो मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, लेकिन होमवर्क करने के बाद फिर से खेलने लगता हूँ। पापा मम्मी को टीवी सीरियल देखने के लिए मना करते हैं। मम्मी उनके सामने नहीं देखती, लेकिन उनके जाने के बाद टीवी चालू कर देती हैं। बंटी बाबा से मिले ज्ञान ने दीक्षा की आंखें खोल दी थी। उसे समझ में आ गया था उसे अब क्या करना है। उसने मन ही मन कहा, बाबा जी आप संभाल लेना। इतने दिनों से सक्षम की दीक्षा से बात नहीं हो पाई थी। वो बड़ा परेशान था, अपने तोते को मिस कर रहा था। वो ऋतु को फ़ोन करके उसे परेशान नहीं करना चाहता था। बड़ी अजीब सी बात थी। जिस लड़की की बकबक से उसका दिल घबराता था, आज उसी की बकबक सुनने के लिए वो पागल हुआ जा रहा था। ना नींद आ रही थी और ना ही रोमांटिक गाने सुनने में मन लग रहा था। बस यूं ही बिस्तर पर पड़े पड़े करवटें बदल रहा था। तभी फ़ोन बजा। देखा तो अनजान नंबर से फ़ोन था। उसकी हेलो बोलते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, मैं सक्षम का तोता बोल रहा हूँ। वो धीमी आवाज़ में बोल रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर वो खुशी से उछल पड़ा। ये मेरा दीक्षु किसके फ़ोन से बात कर रहा है? और तेरे फ़ोन का क्या हुआ? मेरे पास पुराना ख़राब फ़ोन पड़ा था, उसी को मैंने ठीक करवा लिया है और साथ में नया नंबर भी ले लिया है। अब मैं इसी से फ़ोन करूँगी और फ़ोन में ही करूँगी, तू मत करना। अनमोल का भरोसा नहीं है, वो कब फ़ोन वापस ले ले। आजकल रोज़ मेरा फ़ोन चेक करता है, इसीलिए नया नंबर लिया है। अनमोल से कैसे उसने अपना फ़ोन वापस लिया, उसकी सारी कहानी सुना दी थी और साथ ही पापा जी का भरोसा तोड़ने वाली बात भी बता दी थी। उसकी होशियारी पर वो खुश था और पापा जी की बात सुनकर थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। अब हमारा क्या होगा दीक्षा? मेरी वजह से तुझे अपने पापा जी के खिलाफ जाना पड़ रहा है। दीक्षा ने फिर बंटी वाली कहानी सुना दी, जिसे सुनकर वो पेट पकड़कर हंसने लगा। यार ये तेरा बंटी भी कमाल का है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। कभी कभी लगता है बच्चे के अंदर कोई बड़ा आदमी छुपा हुआ है। बात तो सही कह रहा है। अब आगे का क्या प्लान है? 2 महीने बाद मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, वो होने दे। फिर उसके बाद एक बार पापा जी के सामने अपनी बात दोबारा रखूँगी। अगर नहीं माने फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। तो चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगी। वैसे तेरी मम्मी के क्या हाल हैं? तेरे सर पर लगी चोट देखकर तो वो बौखला गई होंगी, गालियाँ दे रही होंगी हमें। है कोई बात नहीं, उनसे कहना टेंशन ना ले।
अब इस प्रेम कहानी में कोई खून खराबा नहीं होगा, जो भी होगा सब हंसी खुशी से होगा। तूने मुझे मिस किया था ना? ये तो नहीं सोच रहा था कि अच्छा हुआ इसका फ़ोन नहीं आया, वरना बोल बोल कर दिमाग खा जाती। ऐसे कैसे बोल रही है दीक्षु? तेरी बकबक सुनने के लिए तो मैं तरस गया था। तेरी आवाज़ सुनकर जान में जान आई है। तू मेरा लाफ्टर पिल है। तुझसे बात करके सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। मेरी इस लव स्टोरी की हीरो है तू। दोनों फ़ोन पर एक दूसरे को पुच्ची दे रही थी। इस बात से अनजान के सक्षम की माता जी ने वॉशरूम से आते हुए फिर से उसके कमरे से आती हुई आवाज़ें सुन ली थी। उन्हें अपने बेटे की इन हरकतों को देख देख कर प्यार के नाम से ही चिढ़ होने लगी थी। उसके मुंह से दीक्षा की बजाय दीक्षु सुनकर उनका बीपी हाई होने लगा था। इससे पहले कि उनका गुस्सा अपने चरम पर पहुंचता तो वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। वो कानों में भगवान के भजन लगाकर सो गई। अनमोल रोज़ दीक्षा को फ़ोन चेक करता था और वो उसे खुशी खुशी अपना फ़ोन चेक करने के लिए दे भी देती थी। सक्षम के नाम पर वो घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि घर में महीने पहले इतना बड़ा कांड हुआ है। वो पहले की तरह उछलती कूदती रहती थी। ऐसा लगता ही नहीं था उसे देखकर कि उसे सक्षम नाम के कीड़े ने कभी काटा भी था। घर में सब इस बात से बहुत खुश थे कि सक्षम नाम का मसला अब खत्म हो चुका है। रितु ने अभी भी अनमोल को माफ़ नहीं किया था, क्योंकि उसने माफ़ी मांगी ही नहीं थी। कुछ दिन तो वो बहुत दुखी रही अनमोल के व्यवहार से। फिर उसने अपने दिल को समझा लिया और सारा ध्यान अपने बच्चे और काम पर केंद्रित कर लिया। दीक्षा कॉलेज से आने के बाद रितु के कमरे में चली गई थी बातें करने के लिए। वो किताब पढ़ रही थी। रितु, तेरी तबीयत कैसी है? बस ठीक हूँ दीक्षा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सोचा किताब पढ़ लूँ मन बहलाने के लिए। देख तेरे लिए क्या लाई हूँ। दीक्षा के हाथ में इमली वाले लड्डू देखकर रितु ऐसे खुश हो गई जैसे पता नहीं वो क्या लाई हो। दोनों चुटकारे लेकर खाने लगी। दीक्षा, तू मेरे दिल की बात बिना बोले समझ जाती है, मेरा इतना ख्याल रखती है। और एक अनमोल है, उसे मेरी फिक्र ही नहीं है। सुन रितु, लड़ाई छोड़ दे। अनमोल की घटिया हरकत के लिए उसे माफ़ कर दे। मेरी वजह से उससे अपना रिश्ता मत खराब कर। लव मैरिज एक दूसरे से नाराज़ होने के लिए की थी क्या? बात यहाँ तेरी नहीं है दीक्षा, अनमोल की सोच की है। जिस तरह से वो सक्षम को मार रहा था उसे देखकर मैं सहम गई थी। उसके अंदर एक ऐसा जाहिल व्यक्ति भी छुपा होगा, मुझे मालूम ही नहीं था। एक आध थप्पड़ मारना समझ में आता है, लेकिन वो तो उसे जान से मारने पर उतारू हो गया। अगर हम लोग उसे नहीं रोकते तो सोच उस दिन क्या अनहोनी हो जाती। उस दिन को याद करके दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए थे। उस घटना को याद करके वो रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर ऋतु ने उसे गले से लगा लिया। दीक्षा ने अनमोल के बारे में कुछ बुरा भला कहा तो नहीं, लेकिन वो समझ सकती थी कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। पहले उसने सोचा था वो दीक्षा का साथ नहीं देगी, लेकिन उस दिन के बाद से उसके दिल में सक्षम के लिए इज्जत बढ़ गई थी। वो समझ गई थी कि इससे अच्छा लड़का दीक्षा को नहीं मिल सकता, जो रात को जाकर उसके लिए चकली चिवड़ा बनाए। अपनी माँ के मना करने पर भी दिल्ली आया और अनमोल से चुपचाप मार भी खाई। ऐसा लड़का दुनिया में मिलना मुश्किल है। अनमोल ने तो उसे आज तक एक कप चाय बनाकर भी नहीं पिलाई थी। वो प्यार के नाम पर बस बातें करने वालों में से था। वो चाहे उसका साथ दे या ना दे, लेकिन वो दीक्षा का साथ ज़रूर देगी, यह उसने मन ही मन ठान लिया था। दीक्षा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, जो भी हो रितु, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम हो। वो तुझे बहुत प्यार करता है। आजकल उदास सा बैठा रहता है ड्राइंग रूम में। वो अकड़ में है, इसका मतलब ये नहीं कि तू भी अकड़ में रहे। तुम दोनों की ज़िंदगी में इतनी खुशी का मौका आया है। ये समय इन पलों को साथ जीने का है, ना कि बेकार की बातों को लेकर बैठने का। हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, बस उस इंसान के प्रति अपना नज़रिया बदल सकते हैं। मैं अपनी ऋतु को अनमोल के साथ खुश देखना चाहती हूँ। तुझे अनमोल पर गुस्सा नहीं आता दीक्षा? आता है, लेकिन क्या करूँ, वो मेरा भाई है। वैसे भी मैं इस समय प्यार में हूँ। अनमोल के बारे में सोचकर मैं क्यों अपना बीपी बढ़ाऊं? मैं और सक्षम कभी भी उस दिन के बारे में बात नहीं करते। हम अपने भविष्य के बारे में बातें करते हैं। मेरा सक्षम बहुत अच्छा है रितु। दीक्षा को मुस्कुराते देख रितु को हंसी आ गई थी। उसने ज़ोर से उसके कान खींचे। हम सबको तो लग रहा था कि तेरी लव स्टोरी ख़त्म हो गई है, लेकिन ये तो अब भी चालू है। मेरे कान छोड़। दीक्षा की लव स्टोरी ऐसे ख़त्म हो जाएगी? बेटा, हम ना किसी से डरते हैं और ना ही डरेंगे। मुंबई तो हम पहुंच कर रहेंगे। मम्मी पापा जी और अपने पागल भाई का क्या करेगी? कभी सोचा है? बंटी से इस बारे में से बात नहीं की है। उससे विचार विमर्श करने के बाद अगला कदम बढ़ाया जाएगा। फिलहाल फोकस एग्जाम्स पर है। बंटी का नाम सुनकर रितु पेट पकड़कर हंसने लगी थी। अरे बाप रे, गुरु भी बनाया तो किसको बनाया? बंटी को? तुझे और कोई नहीं मिला गुरु बनाने के लिए?
ऋतु, मेरे बंटी का मजाक मत उड़ा, बच्चा बहुत काम का है। ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें करता है ना, बड़े भी उसके आगे फेल हैं। कभी कभी मुझे लगता है उसके अंदर से बाबा जी बोल रहे हैं। पागल है तू दीक्षा, और साथ में वो तेरा बंटी भी। आज सुबह स्कूल जाने के लिए रो रहा था। उसकी मम्मी खींच खींच कर उसे स्कूल लेकर जा रही थी। लगता है बाबा जी उस बंटी को स्कूल जाना पसंद नहीं है। ऋतु का हंसना अब भी जारी था। हंस मत ऋतु, तू देखना, एक दिन ये बंटी ही नैया पार लगाएगा। अपनी और अनमोल की प्रॉब्लम का हल पूछ कर देख, मज़ा आ जाएगा। देखते हैं क्या जवाब देता है। दीक्षा अपने कमरे में चली गई थी पढ़ाई करने के लिए। उसके अगले महीने पेपर्स थे। शाम को बंटी बाबा पधारे। अनमोल सोफे पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहा था। वो बड़े मज़े से उसके पास आकर बैठ गया। दीक्षा कहाँ है? अनमोल ने तिरछी नज़रों से उसको देखा तो कहने लगा, हम फ्रेंड्स हैं। बंटी, वो तुझसे उम्र में बड़ी है, तमीज़ से बात किया कर। आगे से उसे दीक्षा बोला ना तो बहुत पिटेगा। अनमोल ने उसके कान खींचते हुए कहा। यह सुनकर उसने रोना शुरू कर दिया। तभी ऋतु आ गई और अनमोल को समझाने लगी। यही बात तू प्यार से भी तो समझा सकता था ना उसे, बेकार में रुला दिया। चल आजा बंटी, हम तेरी दीक्षा दीदी के कमरे में चलते हैं। दीक्षा ने उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके रोने की वजह पूछी तो उसने सारी बात बता दी। वो उसे प्यार से समझाने लगी। बंटी, हम फ्रेंड्स हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू मेरा नाम लेगा। मैं तेरी दीदी पहले हूँ और बाद में फ्रेंड। चॉकलेट खाएगा? दीक्षा ने उसे बैग से निकालकर चॉकलेट दे दी। अच्छा, रितु दीदी को तेरी हेल्प चाहिए थी, क्या तू उनकी हेल्प कर देगा? हाँ, पर चॉकलेट खत्म करने के बाद। दोनों उसके चॉकलेट खत्म करने का इंतज़ार करने लगे। महाराज जी ने चॉकलेट खत्म करने के बाद कहा, आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए रितु दीदी? बंटी, मेरी और अनमोल भैया की लड़ाई हो गई है। वो इसके आगे की बात बताती कि वो बोल पड़ा, मुझे पता है। अनमोल भैया तभी तो आजकल गुस्से में रहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने आज मेरे कान खींचे। मुझे ये भी पता है कि आप दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई है। ऋतु और दीक्षा दोनों उसे हैरानी से देखने लगी। हमारे घर में जो सफाई वाली आंटी आती है ना, वो मम्मी को बता रही थी तो मैंने भी सुन लिया। बंटी, ऋतु और दीक्षा के घर एक ही सफाई वाली आंटी आती थी जो न्यूज़ रिपोर्टर बनी घूमती रहती थी। पर बंटी, बड़ों की बातें सुनना तो गलत बात है ना। ऋतु दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं सुनी, मम्मी मुझे खाना खिलाते खिलाते उनसे बात कर रही थी। अब इसमें मेरी क्या गलती? आप अनमोल भैया से लड़ाई छोड़ दो। अगर आप उनसे लड़ाई चालू रखोगे ना तो फिर वो रोज़ किसी न किसी से झगड़ा करेंगे, जैसे आज उन्होंने मुझे डांट दिया। मम्मी कहती हैं दो लोगों की लड़ाई में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, और वैसे भी आपके झगड़ने से सिर्फ आपका नुकसान होगा। दीक्षा दीदी तो सक्षम भैया के घर जाकर रहेंगी। मैं ज़्यादा रोता हूँ तो मम्मी कहती है तो रोएगा तो नुकसान तेरा होगा। मैंने तुझे चॉकलेट देने के बारे में सोचा था, अब नहीं दूंगी। बस फिर मैं रोना बंद कर देता हूँ। अब मैं थक गया हूँ बोलते बोलते। ऋतु दीदी, मुझे मैंगो शरबत पीना है। दीक्षा ने हंसते हुए ऋतु की तरफ देखा। बंटी की बातों ने तो उसकी बोलती बंद कर दी थी। बंटी जितनी अकल उन दोनों में भी नहीं थी। कभी कभी ज्ञान के मामले में बच्चे बड़ों पर भारी पड़ जाते हैं। रात को अनमोल कमरे में आया तो ऋतु उल्टियाँ कर रही थी। उसकी खराब हालत देखकर वो घबरा गया था। नीचे जाकर फटाफट से उसके लिए नींबू पानी बनाकर ले आया था। ऋतु, नींबू पानी पी ले, थोड़ा बेहतर महसूस करेगी। कहीं ज़्यादा तबीयत खराब है तो मम्मी को जगाऊं क्या? उसका मन तो नहीं था उससे बात करने का, लेकिन फिर बंटी की बात याद आ गई। मम्मी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, प्रेगनेंसी में शुरुआती महीनों में ऐसा होता है। मैं ठीक हूँ। वो धीरे धीरे नींबू पानी पीने लगी। कभी सोचा है अनमोल, अगर हम दोनों के परिवार भी इसी तरह हमारी शादी के खिलाफ होते तो हमारे रिश्ते का क्या होता? ऋतु ने नींबू पानी पीते हुए उससे कहा। उसे कोई जवाब ना देखता देख वो उसकी गोद में सर रख कर लेट गई। मुझे तो सोचते हुए भी डर लगता है, हम कितने खुशकिस्मत हैं ना अनमोल, जो हमारी शादी में कोई तमाशा नहीं हुआ। मैं दीक्षा की हमेशा एहसानमंद रहूंगी कि उसने हमारी शादी के लिए पापा जी को मनाया। एक मन किया कि वो सक्षम के बारे में बात करे, लेकिन फिर चुप हो गई। वो चाहती थी अनमोल को अपनी गलतियों का खुद एहसास हो। उसे आई लव यू कहकर वो उसकी गोदी से उठने लगे तो उसने रोक लिया। मैं तुझे बचपन से चाहता हूँ ऋतु, अगर हमारी शादी नहीं होती तो मैं कभी किसी और से शादी नहीं करता। ऋतु ने उसके सीने से लगते हुए मन ही मन कहा, जैसे तू हमारे प्यार को समझता है वैसे ही दीक्षा के प्यार को भी तो समझ। मैं बस यही चाहती हूँ अनमोल। बंटी के ज्ञान की वजह से दोनों के बीच सुलह हो गई थी। अगले दिन जब बंटी घर आया तो अनमोल उससे बड़े प्यार से पेश आया। दीक्षा और ऋतु रसोई में थे। उसने वहां जाकर ऋतु का दुपट्टा खींचते हुए कहा, दीदी मुझे गिफ्ट चाहिए। ये सुनकर दोनों उसे घूरने लगी। गिफ्ट किस खुशी में? मेरी वजह से आप दोनों की दोस्ती दोबारा हो गई ना, इसीलिए। आज तो अनमोल भैया ने मुझे डांटा भी नहीं, बहुत प्यार से बात कर रहे थे।
रितु ने तभी जुबान में दीक्षा से कहा, ये इतना ज्ञानी कैसे बन गया है? क्या पता रितु, इसके जन्म के समय इसकी मम्मी ने कौन सी चक्की का आटा खाया था। रितु ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, लगता है इसकी मम्मी से जाकर पता करना पड़ेगा इसके तेज दिमाग का राज। बंटी को रितु और दीक्षा बाजार ले गए थे। गिफ्ट के नाम पर ड्राइंग बुक और कलर्स दिलवाए गए थे। बाकी गोलगप्पों के बिना तो गिफ्ट अधूरा रह जाता, इसीलिए सबने मिलकर पेट पूजा भी कर ली थी। बंटी बाबा इतने तेज थे कि गिफ्ट लेकर सीधा अपने घर चले गए, पढ़ाई का बहाना बनाकर, वरना तो वो इतनी आसानी से घर जाने वालों में से नहीं था। रात को सबके सो जाने के बाद दीक्षा ने सक्षम को फ़ोन पर बंटी के किस्से को सुनाना शुरू कर दिया। वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। दीक्षा, ये बंटी तो बड़ा खतरनाक है, बच कर रही हो इससे, कहिए हमारी पोल पापा जी के सामने ना खोल दे। तेरे एग्ज़ाम से पहले मैं कोई तूफान नहीं चाहता, उसके सामने अपनी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बंटी का हाजमा बहुत अच्छा है, चिंता की कोई बात नहीं है। हम आपस में बात करते हैं, ये किसी को पता नहीं है। सबको यही लगता है कि हमारा मामला ख़त्म हो चुका है। ये तो अच्छी बात है, पर आगे का क्या प्लान है? मैं पापा जी से एक बार और बात करके देखूंगी। अगर मान गए तो बढ़िया है, वरना फिर कोर्ट मैरिज के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। शादी हम दिल्ली में करेंगे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। बाद में इन्होंने शादी के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती की तो हम इन्हें सच बता देंगे, फिर इनको हमारी शादी धूमधाम से करनी ही पड़ेगी। नहीं, एक बार शादी हो गई तो मैं तुझे दिल्ली में नहीं छोड़ूंगा, हम लोग साथ रहेंगे। मुझे तू चाहिए दीक्षा, धूमधाम की शादी नहीं। पर मेरा तो सपना धूमधाम से शादी करने का है सक्षम। मेरा बचपन से एक ही तो सपना था, दुल्हन बनने का। मैंने तो कब से दिमाग में अपने लिए मेहंदी का डिज़ाइन, मेहंदी लगाने वाला, पार्लर वाली, चूड़ा, लहंगा और तो और नाइट वियर भी फिक्स करके रखा है। कोर्ट मैरिज वाली शादी करके तेरे साथ में रहने में दुल्हन वाली फील नहीं आएगी ना। मुझे लगेगा मैं लिव इन में रह रही हूँ, शादी करके नहीं। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर दीक्षा। मैं नहीं चाहता कि कोर्ट मैरिज करने के बाद साथ समय बिताने के लिए मैं तुझे किसी होटल में लेकर जाऊँ। मैं हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत अपने घर में करना चाहता हूँ, तेरे साथ करना चाहता हूँ। तेरा दिमाग कहाँ है सक्षम? कोर्ट मैरिज का ये मतलब नहीं है कि तुझे मुझे छूने का लाइसेंस मिल गया। जब तक मम्मी पापा जी आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक हमारे बीच में कुछ नहीं होगा। मेरा दिमाग ठीक है, तू अपना दिमाग ठिकाने पर लेकर आ। तू कौन से ज़माने की बातें कर रही है? शादी से पहले भी मैं प्यार मोहब्बत के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन शादी के बाद भी मैं तेरे पापा मम्मी के आशीर्वाद का इंतज़ार करूँगा। ये भूल जा। शादी शादी होती है, फिर चाहे कोर्ट मैरिज हो या लोगों के सामने। शादी का मतलब कमिटमेंट होता है, सारी उम्र भर साथ निभाने का। ज़्यादा ही है तो हम कोर्ट मैरिज के बाद आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। इससे ज़्यादा की मुझसे उम्मीद मत कर। मैं इतना संस्कारी नहीं हूँ जो अपनी बीवी के करीब आने के लिए सास ससुर के आशीर्वाद का इंतज़ार करूँगा। अब तू देख तुझे क्या करना है। अगर धूमधाम से शादी करनी है तो फिर कोर्ट मैरिज के ड्रामे की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट मैरिज करके अपने अपने घर में रहने से बेहतर है कि हम शादी ही ना करें। आजकल लोग लिव इन में रह रहे हैं और इसे लीगल शादी के बाद भी पति के करीब आने के लिए अपने पापा जी का आशीर्वाद चाहिए। तेरी बातों ने मेरा अच्छा खासा मूड ख़राब कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सच में पागल लड़की से पाला पड़ गया है। ये सुनते ही दीक्षा ने गुस्से में फ़ोन काट दिया था और उसे बनाने के लिए सक्षम ने भी वापस फ़ोन नहीं किया, क्योंकि उसका मूड भी कम ख़राब नहीं था। उसे दीक्षा से ऐसी बचकानी बातों की उम्मीद नहीं थी। सक्षम मन ही मन बोला, क्या संजना बिना प्यार बिना शादी के मुझे नोचने के लिए तैयार बैठी है, और इस दीक्षा का कोर्ट मैरिज के बाद भी अपने पति को अपना बनाने के लिए पापा जी का आशीर्वाद चाहिए। ये तो सुपर से भी ऊपर वाली पागल है। मैं कोर्ट मैरिज करके इसे अपने घर लाना चाहता हूँ और ये पापा जी के आशीर्वाद के चक्कर में ससुराल आने से मना कर रही है। सारा खतरा मैं मोल ले रहा हूँ और इसे मेहंदी और लहंगे की पड़ी है। बात सिर्फ पापा जी के आशीर्वाद की नहीं है, उस ताम झाम की है जो कोर्ट मैरिज करने की वजह से इसे करने को नहीं मिलेगा। मुझे ज़्यादा इसे लहंगे और चूड़े की चिंता है। अब तो कुछ भी हो जाए, मैं धूमधाम वाली शादी करूँगा ही नहीं। दीक्षा तो दीक्षा थी, वो क्यों अपनी नाक नीचे होने देती? उसने सक्षम को फ़ोन नहीं किया और वो भी इतने गुस्से में था कि उसने भी पलटकर फ़ोन नहीं किया। इसी तरह तनी में हफ्ता गुजर गया। उसको चिड़चिड़ाते देख माता जी समझ गई कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ऐसे ही उन्होंने पूछ लिया, क्या बात है, आजकल ठाकुर खानदान का मजनू कुछ उखड़ा उखड़ा सा नज़र आ रहा है। रात को फ़ोन पर हंसने की आवाज़ें भी सुनाई नहीं देती। लव मैरिज खटाई में तो नहीं पड़ गई कहीं? तेरी लैला की बात किसी और के साथ तो तय नहीं हो गई? ये सुनकर वो और भी चिढ़ गया था। आपको तो बस इसी दिन का इंतज़ार है मम्मी, जब देखो नेगेटिव बोलती रहती हो। आप कमरे के बाहर खड़े होकर कहीं हमारी बातें तो नहीं सुनती?
कमरे के बाहर खड़े होकर सुनने की क्या ज़रूरत है, जब बाहर सब साफ साफ सुनाई पड़ रहा हो तो। मुझे तेरी लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है बेटा। आजकल के समय में बच्चों पर जितनी जल्दी प्यार का भूत चढ़ता है ना, उतनी जल्दी उतर भी जाता है। तूने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी शादी की बात करने में। मुफ्त में मार खाकर आ गया। घर वाले तो बाद में मानेंगे, पहले खुद तो एक दूसरे को मना लो। आधे से ज़्यादा लव मैरिज वाले 6 महीने में तलाक ले लेते हैं। शादियाँ वहीं चलती हैं जो माता पिता की मर्जी से होती हैं। खैर, तेरे अंदर तो मजनू की आत्मा घर कर गई है। तुझे मेरी बात अभी समझ में नहीं आएगी। सक्षम ने गुस्से से अपनी मम्मी की तरफ देखा और कमरे में चला गया। मन ही मन बोला, कैसी लड़की है दीक्षा, इसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं। गलत बात खुद करती है और उम्मीद करती है कि मैं उसे मनाऊं। ये तो मैं करने से रहा दीक्षा, हर बार मैं नहीं झुकूंगा। अभी से इसे मेरी परवाह नहीं है तो पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। शादी इंसान किस लिए करता है? समय साथ बिताने के लिए। शादी करने के बाद जब करीब नहीं आने देगी तो फिर ऐसी शादी का क्या फ़ायदा? मम्मी सच कहती हैं इसके बारे में। दिमाग से ढीली है, सारा समय बकबक और उस बंटी के सिवा कुछ सोचता ही नहीं। अजीब बच्चा है ये बंटी भी। अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने के बजाय दीक्षा के साथ खेलता है। वो गुस्से में बड़बड़ाया जा रहा था। उसे याद तो आ रही थी, पर ईगो बीच में आड़े आ रही थी। दीक्षा भी कम परेशान नहीं थी। उसे लग रहा था सक्षम भी बाकी लड़कों की तरह है, जिनके लिए संबंध बनाना ही सब कुछ होता है। पापा जी का भी रात को पारा चढ़ा हुआ था। माँ बेटा कंपनी की क्लास ली जा रही थी। देखते हैं ये क्लास किस लिए ली जा रही है और क्या क्या स्यापा होने वाला है। लेकिन बताइएगा ज़रूर, यहाँ दीक्षा और सक्षम में कौन सही है?